राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा राजनीति और वकालत के साथ ही अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। अपने पिता की याद में बनाए तन्खा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के जरिए वो स्पेशल बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो स्वास्थ्य कैंप के जरिए लोगों की सेहत सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में विवेक तन्खा को 4 साल पूरे हो गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं राजनेता का समाजसेवी चेहरा। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा एक राजनेता के रूप में तो अपनी अलग पहचान रखते ही हैं। वो देश के जाने माने वकील भी हैं। पॉलिटिक्स और वकालत के साथ एक और काम विवेक तन्खा पिछले कई सालों से बखूबी कर रहे हैं। वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। पिता जस्टिस तन्खा की याद में बनाए तन्खा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के जरिए स्पेशल बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। स्पेशल बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यहाँ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जबलपुर के स्कूल में स्पेशल बच्चों की जिंदगी को सुधारने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आज जब 4 साल मेरे कंप्लीट होते हैं तो और इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ इन बैकड्रॉप, मुझे लगता है कि मुझे एक आत्मीय संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने तरफ से प्रयास किया जनसेवा का। बिकॉज मेरा ये मानना है दैट अगर ईश्वर आपको सफल बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, और आप उस सफलता को अगर लोगों से आप शेयर नहीं करोगे तो वो सफलता आपके साथ बहुत दिन रहेगी नहीं। बिलासपुर का जस्टिस तन्खा मेमोरियल रोटरी स्कूल भी स्पेशल बच्चों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। अप्रैल 2008 में 20 बच्चों के साथ शुरू हुए इस स्कूल ने लंबा सफर तय कर लिया है। आज इस स्कूल में 145 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से करीब 80% बच्चे स्लम एरिया की झुग्गी बस्तियों से आते हैं। यहाँ मूक बधिर बच्चों को छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। वहीं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखे गए हैं। वर्ष 2008 में 20 बच्चों से ये स्कूल प्रारंभ किया गया था और आज लगभग 150 बच्चों की यहाँ इस सेवा मंदिर में सेवा होती है। निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है। जो समाज की जो मुख्य धारा है उसकी ओर चलने में एक कदम, उनका एक सशक्त कदम एक आगे बढ़े और मुख्य धारा में सम्मिलित हों, ये उनका प्रयास टीचर्स का और संचालक मंडल का, विवेक तन्खा जी का है। जी, हम हर संस्था से जुड़ते हैं या कहीं भी जाते हैं या किसी भी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, पर खुशी जो इसकी होती है जब ऐसी संस्था में हम काम करते हैं जहां हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता, सिर्फ सेवा रहती है। और जब हम बच्चों को यहाँ पे आने के बाद हंसते हुए आगे और उनकी खुशी को देखते हैं तो निश्चित ही खुशी दुगनी हो जाती है। आदरणीय श्री विवेक तन्खा जी ने जो प्रेरणा दी वो सपना पूरा साकार किया हम लोगों ने। मंडला जिले के लोग भी विवेक तन्खा के सेवा भाव की तारीफ करते नहीं थकते। इस आदिवासी क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य सेवाएं बस नाम के लिए ही नजर आती थीं, वहां अब स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। यहां साल 2010 से लगातार हेल्थ कैंप लग रहा है। 2019 में लगे हेल्थ कैंप में करीब 1 लाख लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। कोरोना काल में भी विवेक तन्खा ने सांसद निधि से मंडला को 10 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली में बैठकर भी मंडला जिले की जो सोच वो रखते हैं और यहाँ पर एक अच्छा काम हो, यहाँ की आदिवासी जनता के लिए जो एक पीड़ित मानवता के लिए जो काम करना चाहते हैं, वो पिछले 10 से 12 वर्ष से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। जब वो राज्यसभा सांसद नहीं थे तब भी वो मंडला के लिए एक 2010 में एक बहुत बड़ा बृहद मेडिकल मिशन लेकर यहाँ पर आए थे और उसके अगले साल ही दिव्यांग बच्चों का एक बहुत ही अच्छा स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था, जो आज भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। रसातल में जा रही सियासत के दौर में सांसद विवेक तन्खा जैसे लोग उम्मीद की किरण हैं, जो राजनीति में तो आदर्श और सिद्धांत के नए प्रतिमान स्थापित कर ही रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक मुकाम बना रहे हैं। उनको देखकर लोगों का सियासत और समाज सेवा में भरोसा बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
चलिए, हमारे साथ खुद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही बंसल न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शरद जी। धन्यवाद करिश्मा। और विवेक तनखा जी ने 4 वर्ष एक सांसद के तौर पर पूरे किए हैं और इन 4 वर्षों में जैसा हमने देखा है कि जन सेवा और समाज सेवा का एक चेहरा जो ऐसा नहीं है कि सांसद बनने के बाद डेवलप हुआ है या विकसित हुआ है। जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला किया या उसके पहले से ही, तभी वो समाज के डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए एक मजबूत सोच के साथ सामने आए थे। और ये बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि देश के एक नामचीन कानूनविद और एडवोकेट होने के साथ उनके जो संपर्क रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं किया। मुझे नहीं लगता उन्होंने उसका इस्तेमाल उतना किया होगा। उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसका वो आम लोगों को और ख़ास तौर से समाज के कमज़ोर वर्ग को उस दिशा में, उनकी मदद की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किया है। और ख़ुद विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं विवेक जी और बधाई देता हूं आपको एक सांसद के तौर पर इन 4 सालों के सफ़र को पूरा करने के लिए। शरद जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। जी विवेक जी, हम आपको देखते हैं जब भी, चाहे मंडला, मैं खुद भी गया था और मैंने देखा था वहाँ की कितना बड़ा वो एक काम था, या फिर मैं भोपाल की बात करूं या बिलासपुर की बात करूं, मंडला की बात करूं, इन स्कूल्स में जहां समाज के ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेवा किसी देवालय में किसी ईश्वर से पूजा करने से कम नहीं है। इन सारी चुनौतियों से जब आप जूझते हैं और राजनीति के आज के चेहरे को देखते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि कभी राजनीति सेवा का प्रकल्प थी, राजनेता आते ज़रूर थे राजनीति में, लेकिन उसके पहले समाज सेवा का एक बड़ा समृद्ध उनका इतिहास होता था, एक हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये कम हो रहा है। ऐसे में आप ठीक रास्ते पर हैं ऐसा कहने वाले लोग तो होंगे, लेकिन ये भी लोग होंगे कि इसके साथ ज़रा अपनी राजनीति की सीढ़ियाँ भी चढ़िए, ये सलाह देने वाले भी कम नहीं होंगे। शरद जी, वैसे भी ईश्वर ने हमको काफ़ी दिया है, मतलब बहुत आशीर्वाद है ईश्वर का। राजनीति भी मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है सोशल गुड के लिए। मैंने राजनीति को पॉलिटिक्स के तौर से बहुत ज़्यादा कभी नहीं देखा। मैंने राजनीति को एज अ प्लेटफॉर्म देखा फॉर पब्लिक सर्विस। मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले मैं हाई कोर्ट में केस आर्ग्यू कर रहा था पत्रकारों की। जी 1987 की बात होगी, जब रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पीस ऑफ लैंड मोतीलाल वोरा जी के भाई गोविंद लाल वोरा जी की कंपनी को दिया था। अमृत बाजार, क्या नाम था पेपर का, मैं भूल रहा हूँ, रायपुर में पेपर था। तो उस वक्त जैसे मैंने उस वक्त पत्रकारिता के बारे में कोर्ट को कन्विंस किया था, दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट, जब मैंने कहा था कि पत्रकारिता इज अ पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन। और हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में ये फाइंडिंग दी कि जर्नलिज्म इज अ पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन, और उस आधार पे उस अलॉटमेंट ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट किया था कि इट वाज नॉट गिवन ऑन कमर्शियल रेट्स। इसी तरह मैं राजनीति को भी मैं एक पब्लिक सर्विस एक प्लेटफॉर्म समझता हूँ। अब जितना पत्रकारिता में फर्क आ चुका है और अब शरद द्विवेदी जैसे लोग भी पत्रकारिता में कम दिखते हैं, वैसे ही राजनीति की हालत है। जी जी जी। तो अब राजनीति जरूर बदली है, मगर जब कभी भी राजनीतिक क्राइसिस आता है तो आप ऑलवेज देखेंगे तब अच्छे लोगों की डिमांड बढ़ती है। जब कभी भी क्राइसिस बढ़ेगा आप देखोगे उस वक्त पब्लिक का ध्यान उन लोगों पे जाता है जिन पे पब्लिक ट्रस्ट है। जब तक चीजें अच्छी चल रही हैं तो हो सकता है कि मनमोहन सिंह जी की जरूरत ना हो, बट जब 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 क्राइसिस आएगा तो ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी की जरूरत होती है, क्योंकि होती है क्योंकि एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। जी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और इसीलिए मुझे महाभारत की कथा अक्सर याद आती है विवेक जी, जब ढेर सारे द्वंद्व मन में लिए अर्जुन ने कृष्ण की तरफ रुख करना ही उनके पास एकमात्र और अंतिम विकल्प था, क्योंकि ढेर सारा संदेह था और उस संदेह का निराकरण
सिर्फ कृष्ण कर सकते थे। और जब भी हमारे मन में संदेह होता है, भ्रम होता है या नैराश्य होता है, तो हम विश्वास की उन्हीं मूर्तियों की तरफ मुड़ना पसंद करते हैं जो हमें निस्वार्थ प्रतीत होते हैं, जो निष्काम भाव से समाज में सेवा करने वाले प्रतीत होते हैं। और निश्चित तौर पर आप जो काम कर रहे हैं और जो साधन समाज से आपने अपनी योग्यता से हासिल किए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत सराहनीय बात है कि उन उपकरणों का इस्तेमाल आपने समाज को लौटाने में किया है। समाज से हम सबको बहुत कुछ मिलता है विवेक जी, लेकिन उसको लौटाने का कृतज्ञ भाव, माफ़ कीजिएगा, बहुत कम लोगों में नज़र आता है और अब तो ये बहुत कम होता जा रहा है। लाभ और हानि का गणित हमारे मन में इतना मजबूती से बैठ गया है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हम लौटाएं कैसे। क्या आपने जो सोचा, आपकी लिगेसी तो ये रही है, आपके पूज्य पिताजी से आपको ये चीज़ तो विरासत में मिली है, कभी जीवन में इसको लेकर इसी प्रेरणा भाव के साथ आप उतरे थे या आगे बढ़ते हुए कभी ऐसा भी लगा कि रास्ता ठीक भी है या नहीं है? माफ़ कीजिएगा, ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, देखिए, जब ये सेवा भाव आपका पैशन हो जाता है जी, तो फिर आप किसी दूसरी तरीके से सोचते नहीं हो। आपकी सोच ही वैसे होती, कोई आपको इनवाइट नहीं करता है सेवा करने के लिए। मैं तो सेल्फ इनवाइटेड रहता हूँ। मेरे को आज भी याद है जब मैं मंडला जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त कोई कांग्रेस के लीडर थे वहां पर जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, 2010 की बात है, कि तनखा साहब ने इतना बड़ा कैंप लगाया और मुझे तो इनवाइट नहीं किया। तो मैंने कहा साहब, मैं तो मंडला का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो वहां सेवा करने गया था, आपको मेरा साथ देना था, मैं आपको क्या इनवाइट करने आता? गरीबों की सेवा के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत होती है एक। और मैंने अपने प्रोफेशन को भी इसीलिए इसके लिए यूज किया। मेरे को कभी दूसरा विचार आता भी नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा मुकदमा मैंने की पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, उस मुकदमा खत्म हो गया। बहुत दिन बाद वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं इस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी जी, वो उन्होंने मुझसे आके एक दिन पूछा कि तनखा साहब, मैं आपको कुछ ऑफर तो नहीं कर सकता, बट मैं कुछ करना चाहता हूं अच्छा आपके लिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा आप करेंगे जो मैं आपसे जो मांगूंगा? कहते जरूर। मैंने कहा मेरा जो एरिया है वो बहुत गरीब एरिया है, इट्स अ ट्राइबल एरिया ऑल्सो, और मैंने कहा साहब मैं वहां पर पब्लिक हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से कि ब्लड के अभाव में बहुत सारी जानें चली गई। लोगों की तकलीफें मैं देखा करता रहा कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स टीवी पे चलते थे कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से इस ग्रुप का ब्लड लेके आओ। और हम लोग के पास जबलपुर में, नरसिंहपुर में, मंडला में, जिंडोरी में, शहडोल में कहीं ब्लड बैंक्स नहीं थे, छिंदवाड़ा में। तो उन्होंने तुरंत अपना पर्स स्ट्रिंग खोला और कहा कि मैं आपको मदद करना चाहता हूं, तो मैं कैसे मदद करूं? मैंने कहा नहीं, आप मुझे पैसा नहीं देंगे, ना मैं आपसे लूंगा, आप ये जो पैसा ब्लड बैंक्स का है सीधे कलेक्टर के अकाउंट पे देंगे, और रोटरी और कलेक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एमओयू होगा कि हम लोग दोनों मिलके ये ब्लड बैंक को गरीबों के हित में चलाएंगे, जिससे कोई गरीब को कभी ये निराशा ना हो कि पैसे के अभाव में उनको ब्लड नहीं मिला। बस ये बात खत्म हुई। उन्होंने अपने फाउंडेशन को आदेशित किया, तो जबलपुर, मंडला, शहडोल और नरसिंहपुर 4 ब्लड बैंक्स उनके सहायता से पब्लिक हॉस्पिटल्स में एस्टैब्लिश हुए हैं, रोटरी ब्लड बैंक आज भी वो हैं। 5वां हमने छिंदवाड़ा के लिए भी बोला था उनसे, और उसके लिए भी वो तैयार थे, मगर छिंदवाड़ा के एमपी तो खुद बहुत सामर्थ्य थे। तो मैंने छिंदवाड़ा के एमपी साहब से बोला, ये 2010 की बात बोल रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं ये पैसा आपसे लूंगा, उनसे नहीं लूंगा। और बड़े ग्रेशियसली उन्होंने भी वो चेक दे दिया, और वो जो ब्लड बैंक छिंदवाड़ा में बना वो वहां के एमपी साहब के सपोर्ट से बना। तो ये मैंने अपनी जो ताकत है, प्रोफेशनल ताकत, वो ऑलवेज गरीबों के लिए या असहाय लोगों के लिए यूज करने की कोशिश की है। अभी भी जब कोरोना का काल चल रहा था, मेरे को किसने बोला था कि लोगों की मदद करो? किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया था, बट मैं पूरे इंडिया में मदद कर रहा था लोगों की। मैंने 32 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया था, चीफ सेक्रेटरी से किया था। कितनी सारी मैंने ट्रेन चलाने में सहूलियत दी, कितनी बसेस चलाने में सहूलियत दी, कितने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन हमने अरेंज किए।
NLIU के एल्यूमनाइज का जब फोन आया कि हम इंडिगो फ्लाइट से हैदराबाद से और बैंगलोर से छत्तीसगढ़ माइग्रेंट्स को लाना चाहते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने भूपेश जी से, उनके चीफ सेक्रेटरी सबसे बात की और पूरा अरेंजमेंट कराया जिससे कि 300 लोग इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट से माइग्रेंट्स वहां से आए। तो ऐसे में सैकड़ों काम करता रहता हूँ, मेरे को तो आज याद भी नहीं है, रोज एक ना एक कोई काम करता हूँ, 1-2 काम। कितनी ट्रेन मैंने बम्बई से ट्रेनें चलवाई, मैंने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बंद था तो मैंने भूपेश जी से 20 मिनट तक बात की और उनको कन्विंस किया कि बॉर्डर खोलिए, क्योंकि कम से कम 1000 पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बॉर्डर के बाहर खड़े हैं, जो बच्चों को लेके मध्य प्रदेश से लौट रहे थे। तो ये मेरे अंग में भरा है, मदद करना लोगों की, ये मेरे ब्लड वेसल्स में है, जो मैंने मेरे पिताजी से लिया था। आज भी मुझे याद है 1970-71 की बात है, मैं तो बहुत स्कूल में था जब मेरे पिताजी ने एज अ रोटरी प्रेसिडेंट, ये विरासत में मुझे मिला है संभव, मदर टेरेसा को रोटरी में बुलाया था। वो फोटो आज भी मैं घर पे रखता हूँ। और मदर टेरेसा ने के भाव को देख के उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे टू सेट अप एन ऑर्फनेज। वो ऑर्फनेज आज भी जबलपुर में चल रहा है। तो ऐसे मैंने बचपन से सेवा भाव अपने परिवार में देखा है और मैं किसी दूसरे तरीके से इस जिंदगी को जीने को तैयारी नहीं हूं। मुझे जो प्राप्त होगा बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर की जो प्रार्थना है, जो गरीबों के माध्यम से होती है, उससे बड़ी कोई प्रार्थना शरद जी होती नहीं है। बिल्कुल विवेक जी, और मुझे लगता है इसके बाद कहने के लिए कुछ शेष रह भी नहीं जाता है कि जिस तरह से आपने चीज़ें आप करते रहे हैं और 1971 का चाहे वो प्रसंग हो जो आपने अभी हमें मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ बताया हो, या फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ हो और जो अभी तक चल रहा है। और ये वाकई हम भी नहीं जानते थे कि जो लेबरर्स आए हैं और NLIU के जिन छात्रों ने मदद की उसमें आपकी भी इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बॉर्डर्स में जो समय कठिनाइयाँ थी उसमें भी आप सामने आए। ये बहुत आश्वस्तकारी आपकी भूमिका है और मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपका ये सिलसिला जारी रहे। और जो भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम को देख रहे हों या जो भी वो लोग जिन्हें समाज से कुछ मिला हो, उनकी सीमा के भीतर, उनकी योग्यता के भीतर, कम ज़्यादा की शिकायत हम ज़रूर करते हैं जीवन में, लेकिन उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। विवेक तनखा जी एक आइडल हो सकते हैं हमारे लिए, जिन्होंने न सिर्फ इस परंपरा को बहुत अर्ली एज में अडॉप्ट किया अपने मन के भीतर, बल्कि आज भी चरैवेती करते हुए वो चलते जा रहे हैं निष्काम भाव से। और एक जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी सेवाओं का अगर उससे कहा जाए कि लेखा जोखा प्रस्तुत करो, तो साहब सर इससे बेहतर लेखा जोखा क्या हो सकता है कि जो निदा फाजली साहब ने कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो यहाँ रोती हुई मानवता को या पीड़ितों को हंसाया जाए। और विवेक तनखा जी यही काम कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर हृदय से, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भावी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के लिए। तो ये थे विवेक तनखा, जो अहिर्निश सेवा महे निरंतर सेवा के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करिश्मा जी बिल्कुल शरद जी, उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और